नमस्कार दोस्तों, एम के स्टडी फैन क्लब में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में मरुस्थल। दोस्तों आज की वीडियो ना बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। ऐसे क्वेश्चन बना के लाया हूँ आप बस रट लीजिए, एग्जाम से ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए दोस्तों, चलते हैं हम सीधे अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक राजस्थान में मरुस्थल। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश किस मरुस्थल का हिस्सा है। हमारा जो राजस्थान के अंदर मरुस्थल है पश्चिमी भाग में, वह किस मरुस्थल का हिस्सा है आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, चेलिस्तान का मरुस्थल, अफ्रीका का मरुस्थल, गुजरात का मरुस्थल और थार का मरुस्थल। देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, थार का मरुस्थल। कौन सा होगा? थार का मरुस्थल इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए ये कैसे सही है। देखिए जो राजस्थान का मरुस्थल है, ये अगर इसे भारत के सापेक्ष में देखते हैं हम, भारत के सापेक्ष में, किसके? भारत के सापेक्ष, भारत के सापेक्ष। ठीक है, एक मिनट, कुछ सही नहीं लिखा जा रहा सा, एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए, अगर हम इसे भारत के सापेक्ष में देखते हैं, भारत के सापेक्ष, तो यह जो हमारा मरुस्थल है राजस्थान का, वो थार का मरुस्थल का हिस्सा है। लेकिन यदि वह आपसे विश्व के सापेक्ष में पूछ ले कि बताइए हमारा राजस्थान का जो मरुस्थल है वह विश्व के सापेक्ष किस मरुस्थल का हिस्सा है, तो फिर आप क्या बताओगे? तो आपको बताना है सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, मरुस्थल। ठीक है, फिर आपको सहारा का मरुस्थल बताना, या फिर अगर आपको सहारा का मरुस्थल ऑप्शन में ना मिले तो फिर आप क्या बताओगे? तो फिर आप बताओगे ग्रेट पोलियो आर्टिक। क्या? ग्रेट पोलियो आर्टिक। देखो इसे बोलते हैं ग्रेट पोलियो आर्टिक, 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 ग्रेट पोलियो आर्टिक। फिर आप क्या बताओगे? अगर विश्व के सापेक्ष पूछता है तो या तो सहारा का मरुस्थल मिलेगा आपको ऑप्शन में, या फिर मिलेगा ग्रेट पोलियो आर्टिक। ठीक है, ये दो ही मिलेंगे। भारत के सापेक्ष में आपको बताइए किसका हिस्सा है। भारत के सापेक्ष पूछता है तो थार के मरुस्थल का हिस्सा है। ठीक है, विश्व के सापेक्ष पूछता है तो सहारा का मरुस्थल या फिर ग्रेट पोलियो आर्टिक, ग्रेट पोलियो आर्टिक। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के कुल कितनी प्रतिशत पर मरुस्थल का विस्तार है। हमारा जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके कुल कितने प्रतिशत पर जो रेगिस्तान है ना वो फैला हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 23%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन नंबर डी 61.11%। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखिए ये बिल्कुल सही होगा। अब आप कहोगे सर हमने तो 61 पढ़ा है, हमने तो क्या पढ़ा है? 61 पढ़ा है। देखिए मैं आपको बता दूँ, जो 61 है ना, ये क्या 61%, ये क्या लगभग है, लगभग है, लगभग। ठीक, ये लगभग है 61% लगभग। लेकिन जैसे हम फिक्स की बात करते हैं ना, फिक्स ये है ना, ये फिक्स है, ये क्या है? ये फिक्स है, फिक्स। ठीक है, ये फिक्स है। फिक्स कितना है? 61.11%। ठीक है, आइए आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 61 तो क्या है? लगभग है, और फिक्स है 61.11। आपको एग्जाम्स में या तो 61 मिलेगा या फिर मिलेगा 61.11। यदि आपको दोनों ही ऑप्शन मिल जाएं, अगर आपको एग्जाम्स में मान लीजिए दोनों ही मिल गए, ठीक है, फिर आप क्या करोगे? तो फिर आपको फिक्स ही करना है। क्या करना है? फिक्स, यही। फिर आप 61.11 करना है, ना कि 61। ठीक है, आप ये नहीं करना, फिर आपको यही करना है 61.11 वाला। ठीक है, 61
नंबर डी ही करके आना है। अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है, अगर आपको 61.11 नहीं मिलता फिर तो आप 61 करके आओगे, लेकिन आप 61.61 भी मिल जाता है, 61.11 भी मिल जाता है, तो फिर आप केवल इसे करके आओगे 61.11 को। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राजस्थान के मरुस्थल प्रदेश में पाई जाने वाली जलवायु है। आपको बताना है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है, यानी जो पश्चिमी भाग में पाया जाने वाला मरुस्थल है, उसके अंदर जो जलवायु पाई जाती है वह किस प्रकार की पाई जाती है। ऑप्शन देख लीजिए, नंबर ए शुष्क जलवायु, ऑप्शन बी अर्धशुष्क जलवायु, ऑप्शन सी आर्द्र जलवायु और ऑप्शन डी शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही होगा एकदम। देखिए, आपका सर उधर तो शुष्क जलवायु पाई जाती है, उधर तो किसी किताब में लिखा है अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, कोई किताब बोलती है कि उधर केवल शुष्क जलवायु पाई जाती है। देखिए, ऐसा नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान है ना, रेगिस्तान का मरुस्थल है ना, उसमें शुष्क जलवायु पाई जाती है। सही है, पाई जाती है शुष्क जलवायु, और अर्धशुष्क जलवायु भी पाई जाती है। दोनों ही सही हैं, तो अर्ध भी पाई जाती है, शुष्क भी पाई जाती है। मुझे पता है आप में से बहुत से नंबर ए को लगाओगे और बहुत से क्या करोगे, सर ए दे रखा है बी भी दे रखा है, दोनों सही हैं, तो आप क्या करोगे, आप इसी भी लगाओगे, आप चक्कर में पड़ जाओगे। क्या करो, शुष्क भी पाई जाती है और अर्धशुष्क भी पाई जाती है, अब क्या करोगे? ये तो मान लो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमें पता है अरावली प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? अरावली प्रदेश में, ठीक है, या फिर अरावली प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन शुष्क तो पाई जाती है भाई साहब, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, अर्धशुष्क भी पाई जाती है। और यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल रहा है, नीचे देखिए, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, शुष्क आपको अगर ऐसा मिल जाए ना ऑप्शन जिसमें शुष्क भी हो, अर्धशुष्क भी हो और शुष्क और अर्धशुष्क का भी ऑप्शन हो, तो आपको हमेशा ही 2 वाला चॉइस करना है, क्योंकि शुष्क जलवायु भी पाई जाती है और अर्धशुष्क भी पाई जाती है। हम ऐसा ऑप्शन तो चॉइस नहीं कर सकते जिसमें केवल एक के बारे में कहा गया हो, शुष्क या फिर अर्धशुष्क। यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमें बताता है कि राजस्थान में जलवायु किस प्रकार पाई जाती है, शुष्क और अर्धशुष्क दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसलिए हम क्या करें, ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है उसमें किस प्रकार जलवायु पाई जाती है, दोनों ही प्रकार की पाई जाती है, शुष्क और अर्धशुष्क। कैसे जलवायु पाई जाती है? शुष्क और अर्धशुष्क दोनों ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आई होप क्वेश्चन आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 4। देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र किसने कहा? आपको बताना है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको किसने रुक्ष क्षेत्र कहा था, ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हीराचंद ओझा, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज थॉम्स, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, ठीक। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ना आपका ऑप्शन, वो कौन सा होने वाला है? इसका जो सही ऑप्शन होने वाला वो है नंबर डी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। इन्होंने जो पश्चिमी रेगिस्तान था, मरुस्थल था, इसको क्या कहा था? रुक्ष क्षेत्र कहा था। किसने कहा था रुक्ष क्षेत्र? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे क्या कहा? रुक्ष क्षेत्र कहा था। क्या कहा था? रुक्ष क्षेत्र, ठीक है। आइए, क्वेश्चन क्लियर हो गया किसने कहा था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही एग्जाम्स में आता है कि किसने, बताओ किसने पश्चिम मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र के नाम से पुकारा या कहा, ठीक है। तो आप याद रखना, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। किसने कहा था? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। आइए, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा?
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। थोड़ी गलत निशान लग गया, ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, अरे उल्टा हो गया, ऑप्शन नंबर सी है आपका, मतलब 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर। देखिए कैसे कैसे ये दो भागों में विभाजित करती है मरुस्थल को। ये देखिए, जो पश्चिमी मरुस्थल है इसी दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? वर्षा रेखा का, इसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जिसके दो भाग कौन कौन से हैं देखिए। एक तो होता है आपका शुष्क मरुस्थल। क्या होता है? शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, ठीक, शुष्क मरुस्थल। और दूसरा होता है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या होता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक, अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। आइए समझ में आ रहा है। और राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी आवाज़ सुनिए, थोड़ा देखते चलिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। कि जो राजस्थान मरुस्थल होता है उसे वर्षा के आधार पर दो भाग बांटा गया। एक तो है शुष्क मरुस्थल, एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। कैसे बांटा? ये देखिए, ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना, ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना, ये विभाजित करती है आपके किसे? शुष्क मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल को। किसे? 25 सेंटीमीटर वर्षा किसको दो भागों में विभाजित करती है? आपके शुष्क मरुस्थल को, अर्ध शुष्क मरुस्थल को। देखो ये 25 सेंटीमीटर वर्षा है ना, वह इससे कम कहाँ पर होती है? आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल में। और 25 सेंटीमीटर थोड़ा इधर होती है, 25 सेंटीमीटर से कम कहाँ पर होती है? इसमें, उल्टा हो गया, इसमें होती है शुष्क मरुस्थल में। और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? इस वाले क्षेत्र में, अर्ध शुष्क मरुस्थल में, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि जो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? आपके शुष्क मरुस्थल में, जो बिल्कुल पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ क्षेत्र ना, उसमें होती है। और जो कम वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर थोड़ी ज़्यादा होती है, वो कहाँ पर होती है? अर्ध शुष्क मरुस्थल में, ठीक है। आई होप क्वेश्चन पूरी तरह क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, मैं कुछ और भी बता देता हूँ आपको, अभी आपको डाउट नहीं होगा। देखिए ये 25 सेंटीमीटर तो किसको दो भागों में विभाजित कर रही है? मरुस्थल को, पश्चिमी मरुस्थल है ना, उससे दो भागों में विभाजित कर रही है, जो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। लेकिन एक और होती है, एक वर्षा रेखा और होती है, उसका नाम है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या करती है? ये दो भागों में विभाजित करती है राजस्थान को। देखिए ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। कौन से? एक तो होता है आपका मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय, ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश। और आपका दूसरा होता है गैर मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा कौन सा है? गैर मरुस्थल, गैर मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल, आपका गैर मरुस्थल। मरुस्थल जो मरुस्थल भाग है, और गैर मरुस्थल जिसमें मरुस्थल नहीं पाया जाता, जिसमें आपके पहाड़ वगैरह और मैदानी भाग, पठार वगैरह पाया जाए, वो आता है आपकी गैर मरुस्थल के अंदर, ठीक है। कौन सा था? गैर मरुस्थल के अंदर, ठीक है। आज आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा किसे दो भागों में विभाजित करती है? मरुस्थल और गैर मरुस्थल को, ठीक है, मरुस्थल प्रदेश और गैर मरुस्थल को। और 25 सेंटीमीटर कैसे करती है? मरुस्थल को, किसमें? अर्ध शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल, ठीक। आज क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राजस्थान में मरुस्थल का क्षेत्रफल है। आपको बताना है राजस्थान में जो मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1,32,139। ऑप्शन नंबर बी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी 2,09,042 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। देखिए मुझे पता है इस क्वेश्चन को ना आप अच्छे से रीड नहीं कर रहे। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिए। ये आपकी क्वेश्चन ना आपके दिमाग को घुमाने वाला है। कैसे? आप में से लगभग 50 से 60% है ना लोग है ना, वो इसे सही करके आएंगे एग्जाम में। अगर ये आ गए ना तो इसे सही करके आएंगे इसे, लेकिन ये सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है ना वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। सही कौन सा होगा आपका? ये वाला सही है। कैसे है? देखो हमने सबने पढ़ा है, किताबों में लिखा हुआ है कि राजस्थान का मरुस्थल
का क्षेत्रफल 2,42,000 या 2 लाख के लगभग इतना है, पाया था ना, 2 लाख, कहीं 2,12,000, 2,08,000, 2,07,000 ऐसे हैं, ठीक है। या फिक्स दे रखा है तो 2,09,042 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ऑप्शन की नहीं है, प्रॉब्लम है क्वेश्चन की। प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की। आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान में मरुस्थल का क्षेत्रफल बताना है आपको कि राजस्थान के अंदर मरुस्थल कितना है, ना कि मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। तो एक तो होता है मरुस्थल, देखो एक होता है आपका मरुस्थल ये, और एक होता है आपका मरुस्थल प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। देखो मरुस्थल कौन सा होता है? देखो मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं। ये होता है आपका वह क्षेत्र जिसे सरकार ने मरुस्थलीय क्षेत्र घोषित कर दिया हो, ठीक। और मरुस्थल क्या होता है? केवल मरुस्थल की बात की जाए तो वह क्षेत्र जहाँ पर मरुस्थल पाया ही जाता है, पाया जाता है, जहाँ पर रेत के टिब्बे वगैरह पाए जाते हैं। मरुस्थल प्रदेश का अंदर है, मतलब जिस जहाँ पर बेशक कुछ भी मरुस्थल ना हो, लेकिन सरकार ने उसे मरुस्थल क्षेत्र घोषित कर दिया, वो क्या है? मरुस्थल प्रदेश है। लेकिन जहाँ पर वास्तव में मरुस्थल पाया जाता है, जहाँ पर बिल्कुल मरुस्थल ही मरुस्थल है, वह क्षेत्र कहलाता है मरुस्थल, ठीक है। जिसे सरकार ने मतलब घोषित तो कर रहा है, लेकिन वहाँ पर सच में मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है, वो होता है मरुस्थल। यहाँ क्वेश्चन में केवल यही बताना है आपको कहाँ पर वास्तविक मरुस्थल पाया जाता है। जो वास्तविक मरुस्थल है ना राजस्थान में, उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो उसका जो क्षेत्रफल है ना, वास्तविक मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000। अगर वो मरुस्थल प्रदेश का पूछ ले, मरुस्थल प्रदेश, तो आपका आंसर होगा 2,09,042, फिर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं कहा ना, आइए आपके कुछ दिमाग को हिलाने वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बताया कि आज की क्लास बिल्कुल अलग होने वाली है, एकदम दांसू। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि जो अगर वो पूछता है मरुस्थलीय प्रदेश या केवल मरुस्थलीय पूछता है तो आपको बताना है तो केवल मरुस्थल में दाग 1 लग हो जाएगा। लेकिन अगर वो मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर ले ना, तो आपका फिर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, ठीक है। आइए इसका जो सही आंसर है वो तो अब तो कौन सा है? ये डी, 1,75,000, ठीक। देखो जो मरुस्थल है 1,75,000, इसे भी तो 2 भागों में बांटा गया है। 1,75,000 है ना, इसे भी 2 भागों में बांटा गया, इसे भी बता देता हूँ। 1,75,000 में से 75,000 रुपये ना, 75,000 यहाँ केवल मरुस्थलीय मरुस्थल है, केवल मरुस्थलीय मरुस्थल है, और 1 लाख पर मरुस्थल है, कहीं पर नहीं है, ठीक है। ये 2 भागों में वाइज है, ठीक है, मरुस्थल और गैर मरुस्थल, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6, हाँ 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। आपको बताना है कि जो राजस्थान है उसके अंदर बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है, ये आपको बताना। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 55%, ऑप्शन बी 58.5%, ऑप्शन सी 45%, ऑप्शन नंबर डी 41.5%। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 41.5%। देखो बालू का स्तूप का मतलब होता है जहाँ पर रेत के टिब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टिब्बे, रेत के टिब्बे क्या मिलते हैं? टिब्बे मिलते हैं, टिब्बे या टीले बोलते हैं ना, टीले टिब्बे पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं बालू का स्तूप, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? बालू का स्तूप मुक्त, मतलब जहाँ पर बालू का स्तूप की जो टिब्बे हैं, जो टीले हैं बालू का स्तूप मतलब रेत के यहाँ पर टिब्बे नहीं पाए जाते हैं, वह क्षेत्र कितना % है ये आपको बताना है। तो उसका सही आंसर होगा आपका 41.5%, और जहाँ पर रेत के टिब्बे पाए जाते हैं वो होगा आपका 58.5%। आज जब आपको क्वेश्चन दोनों क्लियर हुए हैं। अगर बाल का स्तूप युक्त पूछ ले, युक्त, ये मुक्त के स्थान पर क्या पूछ ले? युक्त पूछ ले, युक्त क्या पूछता है? युक्त पूछ ले, बाल का स्तूप युक्त क्षेत्र, बाल का स्तूप युक्त क्षेत्र पूछ ले तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 58.5। लेकिन अब उसने क्या पूछा है? बाल का स्तूप मुक्त पूछा है। कौन सा? मुक्त। तो मुक्त कौन सा होगा? 41.5%। आज जब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया आपको, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए
हमारा क्षेत्र है, आपको बताना है जो हमारा क्षेत्र वह कैसा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए दलदली भूभाग, ऑप्शन बी घास का मैदान, ऑप्शन सी पर्वतीय क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी पथरीला मरुस्थल। देखिए मैं क्वेश्चन ना बिल्कुल वही बना के लाया हूँ ना जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम्स में आए हैं। जो मैं क्वेश्चन लाया मैं पन्ने छाट कर, ये बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर बार। इनमें से क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ना आए, आप देख लीजिएगा एग्जाम से बैठ जाएगा, इसमें से क्वेश्चन ना आए ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ रट लीजिएगा 15 क्वेश्चन को। ये दोस्तों ये समझते हैं इसका उत्तर क्या है, हमारा क्षेत्र क्या है। देखो हमारा क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारा क्षेत्र, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हमारा क्षेत्र क्या है, ये एक पथरीला मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल, या फिर इसे चट्टानी मरुस्थल भी बोलते हैं। चट्टानी मरुस्थल भी बोला जाता है इसे, चट्टानी, ठीक, इसे चट्टानी मरुस्थल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चट्टानी मरुस्थल, ठीक। इसे पथरीला मरुस्थल या फिर चट्टानी मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा क्षेत्र पाया कहाँ जाता है। देखिए जो हमारा क्षेत्र है ना, ये देखते हैं, एक सर्कल बना लें ऐसा। देखो यहाँ पे तो आता है आपका जोधपुर, ठीक है। इधर आपका पाया जाता है बाड़मेर, क्या पाया जाता है आपका बाड़मेर, सॉरी यहाँ पर तो ना वो पाया जाता है, इधर पोखरण पाया जाता है, पोखरण, ठीक। इधर क्या पाया है, पोखरण, इधर क्या पाया जाएगा, इधर पाया जाएगा पोखरण, ठीक है। यहाँ पोखरण पाया जाता है, पोखरण, ठीक है, पोखरण। और यहाँ मिलेगा आपको बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर, ठीक है। पोखरण कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में। पोखरण कहाँ हिस्सा है, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। और ये आपका बालोतरा बाड़मेर का हिस्सा है, बाड़मेर, ठीक। यह इसका हिस्सा आएगा ना बालोतरा, सॉरी कि मेरी डिस्टल पे चलोगी, साफ कर देते हैं, मैंने दोबारा से बनाते इसे, साफ नहीं दिख रहा कुछ भी। देखिए दोबारा से समझते हैं। ये मान लीजिए है, ये भाग है, यहाँ आता है आपका जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। इधर है आपका बाड़मेर, ठीक है, इधर है आपका बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर, ठीक है। इधर है आपका जैसलमेर, क्या है, जैसलमेर, ठीक है। देखो इस जोधपुर का एक हिस्सा ऐसी का है, उसका नाम है फलौदी। क्या नाम है, फलौदी, थोड़ा गलत हो गया, बलौदी हो गया, एक मिनट रुकिए, इसे कट करते हैं। इसका एक हिस्सा है फलौदी, और इसका भी हिस्सा है बाड़मेर का, क्या हिस्सा है, बालोतरा, क्या है, बालोतरा, और इसका भी हिस्सा है, इसका हिस्सा है आपका एक मिनट, इसका हिस्सा है पोखरण, क्या है, पोखरण, ठीक है, इसका है पोखरण। देखो तो ये जो हमारा क्षेत्र ये है ना, देखो ये कहलाएगा आपका हमारा क्षेत्र। क्या कहलाएगा, ये जो हिस्सा है ना ये कहलाएगा हमारा क्षेत्र। यानी जो जोधपुर की पोखरण और जोधपुर के फलौदी और जैसलमेर की पोखरण और बाड़मेर के बालोतरा के मध्य जो क्षेत्र है, जो रेगिस्तान का भूभाग है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हमारा क्षेत्र। क्या कहते हैं, हमारा क्षेत्र, उसे हमारा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हमारा क्या है, हमारा एक पथरीला मरुस्थल है, इसे चट्टानी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, लाठी सीरीज का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। आपको बताना है लाठी सीरीज है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, ए अजमेर से नागौर के मध्य, ऑप्शन बी भीलवाड़ा से उदयपुर तक, ऑप्शन सी गोगोंदा से बेसरगढ़ तक, ऑप्शन डी पोखरण से मोहनगढ़ तक।
तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पोखरण। पोखरण से मोहनगढ़ की मध्य क्या कहते हैं, लाठी सीरीज। देखो ये लाठी सीरीज होती है, जो लाठी सीरीज है ये क्या होती है, ये क्या है, एक जल की पट्टी है जो कि ज़मीन के अंदर ही अंदर पाए थे। ये क्या है, भूगर्भ जल पट्टी, इसे बोलते हैं भूगर्भिक, भूगर्भिक जल पट्टी, जलीय पट्टी। ये क्या है, एक भूगर्भिक जलीय पट्टी है जो कि ज़मीन के अंदर ही अंदर पाई जाती है। और ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, ये पोखरण से जैसलमेर यानी जो पाकिस्तान सीमा है ना उसके बिल्कुल उसे छूते हुए वहीं पर पाई जाती है। ठीक है, जो लाठी सीरीज है ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, आपके पोखरण से मोहनगढ़ तक। ठीक है, और यहीं पर क्या है ना, यहीं पर जो है ना थार का गड़ा बोलते हैं, जैसे थार का गड़ा क्या बोलते हैं, थार का गड़ा, थार का गड़ा कौन क्या है, थार का गड़ा किसे कहते हैं, थार का गड़ा, चांदन नलकूप, चांदन नलकूप वो भी पाया जाता है, नल वो यहीं पर पाया जाता है, क्या पाया जाता है यहीं पर, चांदन नलकूप। राजस्थान का जो थार का गड़ा है जिसे चांदन नलकूप के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पर, वो यहीं पर है लाठी सीरीज के अंदर। ठीक है, तो चांदन क्या है, ये चांदन है भाई साहब, ये जैसलमेर का एक गांव का नाम है। और उसमें जो एक कुआं है ना उसे कहा गया है, उसको कुएं के नाम पर इसका जो गांव है ना, गांव में एक कुआं है, गांव का नाम चांदन है, इसलिए उस कुएं का नाम क्या पड़ गया है, चांदन नलकूप। आइए क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आने वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है वरना आपका दिमाग घूम सकता है। देखिए, राजस्थान में प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जीवाश्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, जोधपुर से, ऑप्शन बी हनुमानगढ़ से, ऑप्शन सी बीकानेर से, ऑप्शन डी जैसलमेर से। देखिए इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा आपका जैसलमेर। क्या होगा, जैसलमेर। एक मिनट, यहाँ आपका जैसलमेर है वो बिल्कुल सही होने वाला है। देखिए आप कहोगे सर हमने तो हनुमानगढ़ में पढ़ा है कालीबंगा सभ्यता, एक सभ्यता आती है उसका नाम है कालीबंगा। क्या आती है, कालीबंगा, कालीबंगा। ये थोड़ा सा ठीक, एक मिनट रुकिए, सभ्यता का नाम है क्या है, कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, थोड़ा सा गलत ऐसा बना ला, ठीक है समझ लिए अब, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। इसमें तो बताया गया कि जो लकड़ी मिले, साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, हमें प्राचीनतम लकड़ी की नाली कहाँ से मिले हैं, वो हमें हनुमानगढ़ से मिले हैं। लकड़ी की नाली, क्या, लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली के साथ से मिले, हम कहाँ से मिले हैं, हम हनुमानगढ़ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से। आप कह रहे हो जैसलमेर सही है, तो ये कैसे सही है, देखो मैं आपको सुनाता हूँ। जो लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले ना, लकड़ी की नाली साक्ष्य हैं वो तो यहीं से मिले हैं, हनुमानगढ़ से। मान लीजिए हनुमानगढ़ से मिले हैं, मैंने मान ली कि लकड़ी के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नाली के साक्ष्य वो तो आपके हनुमानगढ़ से मिले हैं। लेकिन लकड़ी की प्राचीनतम जीवाश्म, क्या, लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म अवशेष कहाँ से मिले हैं, जैसलमेर से। जैसलमेर में कहाँ से मिले हैं, जैसलमेर के स्थान है आंकल गांव में एक पार्क है जिसे वुड फॉसिल्स इस पार्क गांव को उसका क्या उसका नाम है पार्क का, उसी के नाम पर उसका नाम क्या पड़ गया है, गांव के नाम पर आंकिल वुड फॉसिल्स पार्क। क्या पड़ गया है, आंकिल वुड फॉसिल्स पार्क। ठीक है, गांव के नाम पर उसका नाम पड़ गया है आंकिल वुड फॉसिल्स पार्क। वैसे पार्क का नाम क्या है, फॉसिल्स पार्क, वुड फॉसिल्स पार्क। वुड का मतलब है लकड़ी, फॉसिल्स पार्क। ठीक है, कहाँ पाया था, कहाँ पर ये पाया गया है, कहाँ पर ये, आंकिल गांव में। आंकिल गांव कहाँ पर है, जैसलमेर में। एग्जाम्स में अगर आपको आंकिल नाम मिले तो आपको वुड कर जाना, वुड फॉसिल्स पार्क। और आप आंकिल नाम मिले जैसलमेर, जैसे आंकिल शब्द आपको मिल जाएगा, आंकिल वुड फॉसिल्स पार्क। लेकिन आपको हो सकता है वो आंकिल शब्द ना दे,
केवल वुड फॉसिल पार्क के साथ जैसलमेर को दर्शा दे। ठीक है, तो आपको ये भी सही करना है। ठीक है, अंकिल गांव कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। गांव के अंदर एक पार्क है वुड फॉसिल्स पार्क, वो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर, जहाँ पर हमें लकड़ी के प्राचीनतम क्या प्राप्त हुए हैं? साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या बोले हैं? साक्ष्य, लकड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप है। पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है? ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। बरखान बालू का स्तूप, अनदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और पैराबोलिक बालू का स्तूप। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बिल्कुल सही होने वाला है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो पैराबोलिक, ठीक है, ये बालू का स्तूप बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अनधैर्य, ये दो अनधैर्य बालू का स्तूप है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे रेखीय भी कहते हैं। इसे रेखीय इसे क्या कहते हैं? इसे रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। और ये पवनों की जो दिशा होती है ना, उसे समानांतर बनते हैं। किसके बनते हैं? समानांतर बनते हैं, समानांतर। ठीक, पवन की दिशा का मतलब पवन इधर से चल रही है तो ये इधर ही बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो अनुप्रस्थ है ना, ये बिल्कुल समकोण पर बनता है। ये कैसे बनता है? समकोण पर बनता है। कैसे बनता है? समकोण पर बनता है। ऐसे तो होता है समकोण, बिल्कुल ये समकोण की दिशा पर मतलब यहाँ पर बनता है। कहाँ पर बनता है? यहाँ पर, समकोण पर बनता है। ठीक, ये पवन की दिशा के समकोण पर बनता है। ठीक है, पैराबोलिक, ये पेड़ों के सारे बनते हैं। ठीक, याद रखिए पैराबोलिक बालू का स्तूप हमारे कहाँ पर बनते हैं? ये पेड़ों के सारे पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनके सारे पाए थे। जो बड़े पेड़ होते हैं सारे, ये पाए थे पेड़ों के सहारे, पेड़ के सहारे। ठीक, और ये तो खुले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सब्र काफिज बालू का स्तूप बनते हैं। आपको बताना है जो सब्र काफिज बालू का स्तूप हैं वो कहाँ पर बनते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, चट्टानों के सहारे, ऑप्शन बी झीलों के सहारे, ऑप्शन सी बड़े पेड़ों के सहारे, ऑप्शन सी छोटी झाड़ियों के सहारे। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो छोटी झाड़ियों के सहारे, जो सब्र काफी के कहाँ पर पाए जाते हैं? छोटी झाड़ियों के सहारे बनते हैं, छोटी झाड़ियों के सहारे। लेकिन अभी मैंने पहले आपको बताया था पहले वाला क्वेश्चन कि जो बड़े पेड़ सहारे बनते हैं ना, वो क्या होते हैं? उन्हें बोलते हैं सब्र काफिज। क्या बोलते हैं? सब्र काफिज, सब्र काफिज। ठीक, बड़े पेड़ों के सहारे बनने वाले सब्र काफिज है, लेकिन छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले हैं आपके कौन से? छोटी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। हाँ एक मिनट, हाँ ये रॉन्ग कहाँ से हुआ है? हाँ पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग, नहीं रॉन्ग नहीं हुआ, सही है अपना। वो क्या हमने ये शब्द का पीछे लिखिए ना, यहाँ पर कौन से पाए थे? वो पैराबोलिक। ठीक है, अपने देखो अपने क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा था? पैराबोलिक की बात की थी। ठीक, हमने पैराबोलिक कहाँ पाए जाते हैं? हमने पैराबोलिक की बात की थी। पैराबोलिक पाए थे वो बड़े पेड़ों में सारे पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपने थोड़ा सा रॉन्ग लिख गया था। ठीक है, देखिए तो ये सब्र काफिज नहीं है यहाँ पर। सब्र काफिज यहाँ पर कौन सा लिखा था? हमने लिखा था पैराबोलिक। ठीक है, कौन सा लिखा था? पैराबोलिक। ठीक, पैराबोलिक। ठीक, ये कहाँ पाए थे? ये पाए जाते हैं बड़े पेड़ों के सहारे, ये पाए जाएंगे बड़े पेड़ों के सहारे। लेकिन सब्र काफिज तो छोटी पेड़ों के सहारे पाए जाते हैं, छोटी झाड़ियाँ होती हैं ना उनके सहारे पाए जाते हैं, ये सब्र काफिज। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। पैराबोलिक की बात की है बड़े पेड़ों के सहारे। देखो यहाँ से थोड़ा देखो, पैरा का मतलब समझ लीजिए, थोड़ा सा पेड़ से बता लीजिए, इसका अर्थ पेड़ से लगा लिए। पैराबोलिक का माने बड़े। ठीक, तो पेरा का मतलब पेड़ और बोरा का मतलब बड़े। पैराबोलिक मतलब बड़े पेड़ों के सहारे, और सब्र काफिज मतलब छोटी झाड़ियों के सहारे। ठीक, आइए क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के फल किस बेसिन में पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, ऑप्शन सी लूनी बेसिन, ऑप्शन डी
नागौरी उच्च भूमि। देखो आपको बताना है कि भूमध्य सागर जलवायु के फल पाए हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन में भूमध्य सागर जलवायु फल पाए जाते हैं। देखो क्यों पाए जाते हैं ये देख लीजिए। भूमध्य देखो घग्गर बेसिन ये कहाँ पर पाया था, पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर पाया था। ये पाया था आपके गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़, ये जो हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र ना, वहाँ पर घग्गर बेसिन पाया था। क्यों पाया था? क्योंकि यहाँ पर घग्गर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। ये घग्गर नदी बहती है। और घग्गर नदी कैसी है? एक अंत प्रवाह नदी है, क्योंकि जमीन के अंदर बहती है। आंतरिक अपवाह तंत्र की इसे सबसे आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जिसका उद्गम कहाँ से होता है? शिवालय की पहाड़ियों से होता है, छोटी सादड़ी में, ठीक है। ये कभी की पाकिस्तान तक भी चली जाती है। वैसे तो ये आमतौर पर आपके हनुमानगढ़ बटनेर में लुप्त जाती है, ठीक है। कभी कभी ये उधर भी पहुंच जाती है पाकिस्तान तक, ठीक है। इसमें इसके जो क्षेत्र को राजस्थान में क्या कहते हैं? नाली या पाट कहते हैं, जबकि पाकिस्तान में इसके क्षेत्र को क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं, ठीक। ये आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा कि देखो ये घग्गर बेसिन कहाँ पाया था? गंगानगर हनुमानगढ़ पाया जाता है। वो घग्गर बेसिन क्यों पाया जाता है? घग्गर नदी के नाम से पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक ये क्या है? ये क्षेत्र ना, ये सर्वाधिक जल वाला जलीय क्षेत्र है। यहाँ पर सर्वाधिक जल की मात्रा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो बिल्कुल भूमध्य सागर जलवायु, जैसे भूमध्य सागर पाए जाते हैं ना, उसके आसपास जलवायु पाई जाती है, वैसे ही यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। कहाँ पर? घग्गर बेसिन के अंदर। इसलिए यहाँ पर रसदार फल होते हैं, रसदार, जैसे किन्नू वगैरह ये होते हैं, किन्नू बन्नी, ये फल रसदार यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। आइए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर मौसमी वगैरह ये भी फल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रसदार फल हैं, ठीक है। ये रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना 14 आने वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन 14 देखते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, इर्ग, ऑप्शन बी रैक, ऑप्शन सी जोहड़, ऑप्शन नंबर डी बीड़। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। शेखावाटी क्षेत्र ना, वहाँ पर घास के मैदान पाए थे ना, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें बीड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बीड़, ठीक है। जोड़ क्या है? देखो इसमें जोड़ नहीं बताया। जोड़ जो शेखावाटी क्षेत्र है इसके अंदर जो जल के कुएँ हैं ना, जल के कुएँ उन्हें जोड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इर्ग क्या है? इर्ग इससे जान लेते हैं। इर्ग है आपका वनस्पति विहीन क्षेत्र, वनस्पति विहीन, ठीक है। वनस्पति विहीन क्षेत्र, जहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ही पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, ठीक है। वो स्थान कौन सा है? सम जैसलमेर, ठीक है। जहाँ पर बिल्कुल ही वनस्पति नहीं पाई थी, जैसलमेर, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ही वनस्पति नहीं पाई है, इसलिए ये क्या है? वनस्पति विहीन क्षेत्र है और इसे इर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी और रह गया ना, इसे भी तो बताता हूँ। तो रैक क्या है? रैक देखो, रैक की बात है, ये बताया आपका मरुस्थल। ये मरुस्थल होता है एक प्रकार का। क्या होता है? मरुस्थल। ये कैसा मरुस्थल होता है? ये मिश्रित मरुस्थल होता है। कैसा होता है? मिश्रित। कैसा होता है? मिश्रित, ठीक है। ये मिश्रित मरुस्थल है। इसमें रेतीला भी होता है और चट्टीला, दोनों प्रकार होता है। रेतीला और चट्टीला जिसे बोलते हैं चट्टानी, ठीक है। ये कैसा होता है? देखो रेतीला प्लस चट्टानी, ठीक है। दोनों प्रकार के मरुस्थल पाया जाता है। इसे किस नाम से जानता है? मिश्रित मरुस्थल के नाम से जानता है। और मिश्रित मरुस्थल को क्या कहते हैं? रैक। क्या कहते हैं? रैक के नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन होने वाला, लास्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए राजस्थान में कुंवर पट्टी, जिसे कोवड़ पट्टी कहते हैं या कुंवर पट्टी कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोहनगढ़ से पोखरण तक, ऑप्शन बी उदयपुर से चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी बीकानेर से गंगानगर तक, ऑप्शन डी
अजमेर नाव होता है। देखो कुबर पट्टी, इसका जो सही आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कुबर पट्टी। तो इसका जो विस्तार है वो अजमेर नावों की मध्य पाया था। कुबर पट्टी है क्या, ये क्या है कुबर पट्टी, ये देखिए ये क्या, ये एक जल की पट्टी है, जल की पट्टी नहीं, ये फ्लोराइड, ठीक है, ये जल की पट्टी है, जल पट्टी, ठीक है, जल पट्टी कैसे, तो मैंने अभी कुछ और बताया था आपको, लाठी सीरीज, लाठी सीरीज क्या बताया था थोड़ी देर पहले, मैं बताया था आपको लाठी सीरीज, लाठी सीरीज, ठीक है। ये क्या थी, ये भी जल पट्टी थी ना, जल पट्टी, लाठी सीरीज ये भी जल पट्टी थी, तो ये भी जल पट्टी है। लेकिन ये कैसी जल पट्टी थी, मीठे पानी की, कैसी थी, मीठे पानी की। अरे तो एक मिनट, ये कैसी पट्टी थी, ये मीठे पानी की पट्टी थी, ठीक है, मीठे पानी की, ये मीठे पानी की पट्टी थी। लेकिन ये कैसी पट्टी है, कुबर पट्टी। इस कुबर पट्टी क्यों नाम दिएगा, क्योंकि इसमें ना सर्वाधिक का क्या पाया जाता है, फ्लोराइड पाया जाता है, सर्वाधिक फ्लोराइड, सर्वाधिक फ्लोराइड, सर्वाधिक फ्लोराइड, ठीक है, इसमें सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। इस कारण इस जो फ्लोराइड से ना क्या होता है, एक रोग हो जाता है, एक रोग हो जाता है, ठीक है। कौन सा रोग होता है, उस रोग को किस नाम से जानते हो, इस फ्लोराइड से क्या होता है, अधिकतर इससे होता है एक फ्लोरोसिस रोग होता है, रोग का नाम फ्लोरोसिस, फेलोरोसिस, ये इससे रोग हो जाता है। और इस रोग के कारण क्या होता है, इस रोग के कारण हमारी जो शरीर है ना, उसकी हड्डी ना कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। आइए फ्रेंड, जो शरीर की हड्डी है ना कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कुबर, इसलिए क्या कहते हैं इसे कुबर पट्टी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी के कारण से कुबर कहते हैं। इसलिए जो जल पाया जाता है, जल की वो पट्टी है यहाँ पर, उसे किस नाम जाना जाता है, कुबर पट्टी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे शरीर की हड्डी है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन है बिल्कुल सही और अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ठीक है दोस्तों। देखो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ अच्छी से। देखो अगर आपको इस क्वेश्चन को आपको PDF डाउनलोड करनी है ना, तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम लिंक भी वहाँ पर मिल जाएगी आपको, ठीक है, आप वहाँ उसे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक अगली और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, ठीक है, और मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ या अगले एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, सी यू ऑल।